जिंदगी का सफर आसान नहीं होता। कभी राहों में फूल होते हैं तो कभी राहों में कांटे होते हैं, लेकिन उन रास्तों पर चलना पड़ता है ताकि जिंदगी का सफर तय हो सके। और उसी सफर पे चलते चलते आपको हर रोज हमसे यूं ही मुलाकात करनी होती है आपके पसंदीदा शो धरती धुरारी में। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। जब जिंदगी के सफर की बात हो रही है तो एक सफर हम कैसे भूल सकते हैं। वो होता है हमारा किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना, और उसमें हमारा साथ निभाता है भारतीय रेलवे। और जब भारतीय रेलवे का जिक्र होता है तो एक ऐसी शख्सियत का नाम जरूर आता है जिसने अपनी निष्ठा से इसे और ऊंचे मुकाम पर ले जाने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए मिलके स्वागत करते हैं एक ऐसी ही शख्सियत का, और आपसे रूबरू कराते हैं पुनीत चावला जी को, जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धुरारी के इस मंच पर। Thank you very much, Nahid ji, and thank you for having me on this show today. तो आज दर्शकों हम बहुत कुछ जानेंगे भारतीय रेलवे के बारे में, लेकिन साथ ही हम पुनीत जी के बारे में भी आपको बहुत कुछ बताएंगे। और कहते हैं ना कि जहां हमने जिक्र किया है सफ़र का, तो ये ज़िंदगी का सफ़र बेहद खूबसूरत होता है। तो क्यों ना आज हम आपकी ज़िंदगी के इस सफ़र के पहले स्टेशन पर चलते हैं, और वो पहला स्टेशन था आपका बचपन। तो आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसा बीता आपका बचपन? देखिए, अगर मेरे जन्म की बात करें तो मेरा जन्म तो एक्चुअली दिल्ली में हुआ था। उसमें भी एक छोटी सी वो स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे हुआ। बिकॉज चंडीगढ़ में वैसे मैं born and brought up, you can say, not born but brought up at चंडीगढ़। जब my mother was expecting, तो 62 की वॉर उस समय होके ही ये अपना हटी थी, चाइना वॉर जो थी। तो मेरे फादर एक लेक्चरर थे गवर्नमेंट कॉलेज में जी। तो गवर्नमेंट ने उस समय कहा कि एनसीसी सभी कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करनी है जी। तो माय फादर वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, मतलब उनमें बहुत देश के प्रति, मतलब काम करना है देश के लिए, वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। तो उन्होंने कहा कि मैं एनसीसी में एनरोल हो जाता हूँ। जी। तो ही वेंट देयर वाइल माय मदर वाज एक्सपेक्टिंग, मतलब उनको छोड़ के वो उस ट्रेनिंग में, एनसीसी की ट्रेनिंग में जो कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग होती है वो लेने के लिए वो चले गए। तो मेरे मामा जी उस समय दिल्ली में थे, तो माय मदर वेंट टू हिम। तो आई वाज बोर्न इन दिल्ली। तो ये उसकी एक स्टोरी है। बहुत खूब। यानी कहते हैं कि एक आम शख्सियत से जो ख़ास शख्सियत बन रहे होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी के शुरुआती पन्ने ही बड़े दिलचस्प होते हैं, यही मानूंगी मैं। और अब अगले स्टेशन पे चलते हैं जहां होता है बचपन, स्कूल का वक्त, जो बहुत यादगार रहता है। और कहते हैं ना, हमें जो सीख मिलती है या जो सबक मिलते हैं वो हमारे बचपन से ही मिलते हैं, और वो कहीं ना कहीं कई बार इतने हसीन, इतने खूबसूरत होते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी का पूरा फ़लसफ़ा बदल देते हैं। तो कैसा था वो लम्हा, वो एक पल जिसने आपकी ज़िंदगी में, स्कूल का वो दौर, सब कुछ बदल दिया था? बिल्कुल नाहिद जी, आपने सही कहा। मेरा एडमिशन वहाँ पे चंडीगढ़ में एक गवर्नमेंट स्कूल में हुआ। गवर्नमेंट सीनियर मॉडल स्कूल के नाम से जाना जाता था। अभी भी वो स्कूल वहाँ पर है। तो एलकेजी में, लोअर केजी में वहाँ एडमिशन हुआ, जो कि क्लास फर्स्ट के बराबर होता है। तो मैं एक बड़ा मीडियोकर स्टूडेंट था, और यू कैन से मीडियोकर से भी थोड़ा सा नीचे। अच्छा। तो मेरी मदर जो है वो मेरी डाइट का बहुत ख्याल रखती थी। चाहे हमारे फादर के ऊपर काफ़ी जिम्मेवारियाँ थी। मतलब मैं अगर इसको ऐसे बताऊं कि अपना थोड़ा बैकग्राउंड, और ये हमारे दादाजी जी। जो अब पाकिस्तान है, वहाँ पे एक छोटे से फार्मर थे। जी।
तो माइग्रेशन के बाद यहाँ पे आए, पार्टीशन के बाद। तो मेरे फादर को मेरे ताया जी ने मतलब पढ़ाया, एजुकेशन कराई, और वो डिफेंस में थे जी। तो उनकी अर्न ट्रांसफ़र्स यहाँ वहाँ अपना होती रहती थी। उसके बाद जो मेरे फादर के छोटे बहनें थीं या भाई थे, तो उनको मेरे फादर ने एजुकेशन में हेल्प किया, उनको मतलब ये पढ़ाया। और इवन जो उनकी बहनें थीं जो हमारी बुआ लगीं, उनके बच्चों को भी उन्होंने पढ़ाया। तो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां थीं। बट फिर भी हमारे पेरेंट्स ने हमारी डाइट का बहुत अच्छे से जो है ख्याल रखा, चाहे वो बादाम खिलाने की बात हो, चाहे फ्रूट्स खिलाने की बात हो, एंड इन जनरल ऑल्सो मतलब डाइट टाइमली मिले उसका ख्याल रखा। तो मेरी मदर जो है वो मुझे स्कूल में लंच टाइम में खाना खिलाने आया करती थी। तो एक दिन एक टीचर ने देख लिया, उसको शायद मालूम था उनको कि ये रोज़ आती हैं, तो उन्होंने पंजाबी में बोला कि तुसी इनू रोज़ खाना खिलान तो आ जाते हो, पर थोड़ा जिहा इनू ध्यान भी दो कि पढ़दा की है। तो मेरी मदर का थोड़ा चेहरा उतर सा गया जी। और मेरे को भी बड़ा ख़राब लगा। ये क्लास 5th की बात है, जब मैं स्कूल में क्लास 5th में था। हाँ, तो तब से मैंने सोचा कि आई हैव टू मेक मोर एफर्ट्स, पुट इन मोर एफर्ट्स। तो वो 5th क्लास के फाइनल्स में मैंने कोशिश की और मैं क्लास में 3rd आ गया, और एक सब्जेक्ट में मैंने टॉप भी कर लिया। वाह। सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में मैं फर्स्ट आ गया। तो वो सब बच्चे जिनको पूरी क्लास में जो रैंकर्स आया करते थे, 1st, 2nd, 3rd, और जो हर सब्जेक्ट में जो आता था फर्स्ट, उसको एक बुक की तौर से एक प्राइज़ मिलता था, और बुक्स आपको सिलेक्ट करनी होती थी। तो वो 2-3 टीचर्स बैठी थी, तो मैं गया, मैंने कहा मिस, उस समय हम मैम को मिस कहा करते थे, मैं कहा मिस मेरा भी नाम है इसमें, तो बुक लेनी है। तो एक टीचर साथ में बैठी थी कि ए हैगा एदा प्राइज है। तो मतलब एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि इसको प्राइज मिल रहा है, वो भी एकेडमिक्स में जी। तो बट दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। उसके बाद 6th से 10th में हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स होते थे 4 बारी, 1 फाइनल एग्ज़ाम और 3 और एग्ज़ाम्स। तो वो हमेशा मैं उन एग्ज़ाम्स में आई स्टार्टेड सिक्योरिंग फर्स्ट रैंक। तो तब से 10वीं तक मैं मतलब फर्स्ट आता रहा, और 10th के फाइनल में चंडीगढ़ में मैं 3rd आया। मेरे लड़कियां 2 थीं जो मेरे ऊपर थीं, सो आई वॉज द फर्स्ट अमंग्स द बॉयज़। यानी आपने तब से एक सिलसिला चलाया कि हमेशा ज़िंदगी में फ़र्स्ट आना है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो अपना डिपार्टमेंट हो, चाहे वो काम हो, वो फर्स्ट की फितरत वहीं से लगी। हाँ जी, तो इस सफ़र को हम आगे बढ़ाते हैं, पहुँचते हैं इंजीनियरिंग के दौर में। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना, कैसे आपने सोचा कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में आना चाहिए? कैसा दौर था और कितनी खूबसूरत यादें हैं उस कॉलेज की? देखिए, इंजीनियरिंग में जाना ये तो 10th के बाद डिसाइड कर लिया था जी। क्योंकि मैथ्स और फिज़िक्स अच्छे लगते थे इसमें, क्योंकि एक सेंस ऑफ रीजनिंग होती है। बिल्कुल। तो इसलिए वो इंजीनियरिंग की ओर थोड़ा बेंट ऑफ माइंड बन गया। और शायद 1-2 टीचर्स भी ऐसे थे। एक हमारे टीचर मिस्टर कालिया होते थे मैथमेटिक्स के, वो हर चीज़ में रीजनिंग की सेंस इनकलकेट करते थे। वो कहते हैं दिस इक्वल टू दिस वाई। तो एक तरीके की मतलब वो आप उसमें सोचिए भाई ये ऐसा हुआ कैसे और क्यों। तो वो भी एक डेवलपमेंट हो जाता है आपके अंदर। एंड मैं उनका बड़ा फेवरेट
स्टूडेंट भी हो गया। जी। एक फिज़िक्स की जो टीचर थी उनको तो इतना ज़्यादा मेरे पे फेथ हो गया कि अगर मैं कुछ गलत भी बोल दूं कि नहीं मिस इसका ये नहीं, ये जो हाल है, तो वो कहती थी हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसे ही होना चाहिए। सो दैट वाज दी वो कॉन्फिडेंस। ये कह सकते हैं कि एक अच्छा गुरु एक अच्छा मार्गदर्शक ही होता है, जो कि शायद एक स्टूडेंट के करियर को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। हाँ जी, इसीलिए एकदम। गुरु को जो है भगवान के समान माना गया है, यही वजह रही है। तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज की यादें कितनी आज भी याद आती हैं, जो आपने अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया, जो पढ़ाई का दौर रहा। पढ़ाई का दौर तो जैसे मैंने बताया कि 10th के बाद सोच लिया था कि इंजीनियरिंग में जाना है। जी। तो एक चीज़ और बीच में मैं बताना चाहूँगा जी, कि जी, जब बिल्कुल। 11th वहाँ प्री यूनिवर्सिटी कहते थे उस ज़माने में, और 12th को प्री इंजीनियरिंग कहते थे। ओके। तो जब मैंने फर्स्ट आया मैं अमंग्स द बॉयज़, तो वहाँ पे एक डीएवी कॉलेज है, तो उनके प्रिंसिपल ने एक टीचर को मेरे घर पे जो है भेज दिया। एक प्रोफेसर आए, उन्होंने कहा जी आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, तो आपको सारा योर फीस विल बी एग्जम्प्टेड, और बाकी बुक्स लीजिए जो मर्जी लीजिए, यू गो टू द मार्केट, बाय द टेक्स्ट बुक, बाय द हेल्प बुक्स, ऑल विल बी फ्री। वो आप लाइब्रेरी में बुक्स लाइए और अपने नाम पे इशू करा लीजिए, जी। वो आपके लिए पूरे सेशन में रहेंगी। तो 11-12 तो हमने पूरा डेडिकेशन से एम बनाया कि इंजीनियरिंग करना है, और ये भी एम बनाया कि इंजीनियरिंग चंडीगढ़ से ही पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से करना है। अरे वाह। घर में रह के करना है। देखिए आईआईटी में भी जा सकते थे, जी। बट आईआईटी वगैरह का मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं, बिकॉज़ मैंने जैसे आपको बताया कि फादर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी, तो इसलिए बहुत अच्छी ऐसे नहीं कि मतलब वो खर्चा बाहर का और वो सब कुछ हॉस्टल में एक्सपेंडिचर होता है और सब बाहर रहने में होता है, तो इसलिए मैंने यही सोचा कि यहीं पे घर पे रह के इसी कॉलेज में एडमिशन लेना। सो दैट वाज द फोकस। तो 11th और 12th दोनों में इंसिडेंटली मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में 9th रैंक आई, बहुत खूब। इन द एंटायर पंजाब यूनिवर्सिटी। यानी अच्छी जो एक बचपन में सीख मिली थी आपको 5th क्लास की, वो आपने ज़िंदगी भर निभाई और यूनिवर्सिटी में भी अच्छे। हाँ यहाँ से मैं ये जानना चाहूँगी कि इंजीनियरिंग के बाद भारतीय रेलवे ज्वाइन करने का सपना कैसे आपकी आंखों में आया? जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की थी, तो कैंपस इंटरव्यू से ही जी। मेरा सिलेक्शन एक सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स नाम की एक कंपनी है, उस समय चंडीगढ़ के पास ही मोहाली में हुआ करती थी। मोहाली इज़ जस्ट एडजेसेंट टू चंडीगढ़ इन पंजाब, तो वो घर के बिल्कुल पास था। तो वो सिलेक्शन पहले ही हो गई थी, बट मेरा मन था कि मैं हायर एजुकेशन के लिए मास्टर्स करने के लिए यूएस जाके वो मैं ये तैयारी करूँ। तो मैंने उस तरीके से तैयारी करनी शुरू कर दी, बट उस समय जो फॉर्म्स एडमिशन के लिए भरे जाते थे, जी। वो एक एक फॉर्म की कीमत करीब 500 से 1000 रुपए के बीच में होती थी। जी। और उस ज़माने में आई एम टॉकिंग अबाउट 1983-84, उस ज़माने में 500,000 रुपीज़ मेंट अ लॉट। जी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले जॉब शुरू करूँगा, फिर मैं ये फॉर्म्स अप्लाई करना शुरू करूँगा, ताकि देयर इज़ नो अगेन फाइनेंशियल बर्डन ऑन माय पेरेंट्स। जी। तो फिर मैंने उसको, जब मैंने सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स ज्वाइन कर लिया 84 में, अगस्त 84 में, मुझे अभी भी याद है, मैंने अपने बर्थडे वाले दिन, दैट इज़ 14th अगस्त 1984, आई जॉइंड सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ मैंने जॉब शुरू कर दी, और साइमल्टेनियसली मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ विद माय ओन सैलरी। और उस ज़माने में
एप्लीकेशन जाती थी, फिर उनका रिस्पांस आता था। बहुत आजकल तो ईमेल है, सब है, बहुत जल्दी हो जाता था। उस समय तो फिज़िकल लेटर पे मेल जाता था। पोस्टेज स्टैम्प वाज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। और अगर एक बारी आपकी वहाँ से कॉल आई, आपको बात करनी है वहाँ पे, तो भाई लेटर आता था भी ये टाइम पे आपको बात होगी। मतलब पीसीओज में लाइन लगा करती थी जी। वो ज़माना, शायद आपने देखा कि नहीं देखा मैं नहीं जानता। पीसीओज में लाइन लगा करती थी। तो वहाँ यूएस में कॉल कर रहे हैं, कॉल भी 400-500 रुपए की एक कॉल हो जाती थी। बिल्कुल। एंड देन जब अगर टाइम हो गया आपका, तो यू हैव टू रिक्वेस्ट समबडी कि मुझे यूएस कॉल करनी है, ज़रा मेरे को आगे आने दो। तो ये सब कुछ किया हमने, और मुझे वहाँ से एडमिशन भी हो गया, मेरा स्कॉलरशिप भी हो गया, फेलोशिप्स भी हो गए। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे फादर का एक ये एम था कि आपको अपने नेशन को सर्व करना है। जी। आपको ऐसे फील्ड में जाना जहाँ पे यू कैन सर्व योर नेशन। बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने ही मेरा ये यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज का फॉर्म मंगवा के दिया मुझे। ये आप ये फॉर्म फिलअप करो और इसका एग्ज़ामिनेशन दो। तो उन्हीं के कहने पे मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया और टेस्ट भी दिया। एंड इंसिडेंटली दोनों चीज़ें, जो यूएस की एडमिशन्स थी और स्कॉलरशिप और इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिज़ल्ट, सेम टाइम, ऑलमोस्ट सेम टाइम आए। जी। मेरा यूएस जाने का वीज़ा भी लग चुका था, बट देन द डिसीजन टू सर्व द कंट्री, सर्व द नेशन, वो ऊपर हुआ। एंड देन आई लेफ्ट दैट अपॉर्चुनिटी एंड जॉइंड द रेलवेज। ये बहुत अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं हर भारतीय स्टूडेंट के दिल में ये होती है और होनी भी चाहिए कि सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी सर, जब भारतीय रेलवे आपने ज्वाइन किया तो सबसे पहले क्या जिम्मेदारियाँ मिली आपको और कितनी खूबसूरती से आपने उन्हें निभाया? देखिए, शुरू में मेरी पोस्टिंग धनबाद में हुई। जी। ईस्टर्न रेलवे है, और धनबाद आपको मालूम होगा उस ज़माने में भी, उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम्स थी, लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज थी, थेफ्ट्स बहुत होती थी। तो जिम्मेदारी हमारी थी कि अपने मंडल में, धनबाद मंडल में, जी जी। जो संकेत और दूरसंचार के लिंक्स हैं, उसमें एक सेक्शन था, मतलब पोर्शन, उस समय तो बहुत छोटा पोर्शन हमें दिया गया था मेंटेन करने के लिए। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थेफ्ट्स की थी। ओके। और थेफ्ट्स हमें काफ़ी ज़्यादा फिर उनकी रेस्टोरेशन होनी पड़ती थी, बिकॉज जब चोरी हो जाती है तो वो लिंक टूट जाता है, सिग्नल नहीं आएगा तो गाड़ी रुक जाएगी। तो वो गाड़ी को आपको इमीडिएटली भाग के, इनफैक्ट उसमें तो बिकॉज यू आर द जूनियर मोस्ट पर्सन, जब भी कोई सीरियस ऐसा हो जाता है यू हैव टू रश टू द साइट। तो चाहे किसी गाड़ी से, चाहे बाई रोड, चाहे वो ट्रॉली जो होती है, ट्रॉली आपने देखी होगी कि 4 आदमी जिसको धक्का लगाते हैं, आप बैठे होते हैं, ऊपर बैठते हैं उस ट्रॉली से, क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पे रोड भी कनेक्टेड नहीं थी। तो अगर गाड़ी नहीं है तो आपको उसी पे जाना पड़ेगा। तो उस पे जाके, उधर जाके उसको फेलियर को, जो ये भी दौर कौन से सन का था सर? ये था 89 to 92। और उस वक्त में तो काफ़ी, अभी तो भारतीय रेलवे ने बहुत तरक्की की है। वो दौर तो शुरुआती भारतीय रेलवे ने भी तरक्की की है, रोडवेज भी इम्प्रूव हुई हैं, चेंज हुई है, विलेजेस भी कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो काफ़ी यादगार था वो वक्त आपके लिए। यानी शुरुआती दौर से आपको चैलेंजेस का बहुत सामना करना पड़ा। यहाँ 99 का जिक्र करूँगी मैं, जहाँ आपकी एक मेहनत इतनी खूबसूरती से रंग लाई कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। क्या था वो, आप ही की ज़ुबानी जानना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। आपने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन या दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन जिसको कहते हैं, उसका नाम सुना होगा। जी बिल्कुल।
वो बहुत ही बिजी जंक्शन है और आई वुड से वन ऑफ द बिजिएस्ट जंक्शन ऑफ द कंट्री। बहुत सारी डायरेक्शन से वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं और डील होती हैं। तो उसका जो सिस्टम था वो पूरा रिप्लेस होना था और यार्ड में भी और मॉडिफिकेशंस होनी थी ताकि और ज़्यादा गाड़ियाँ डील की जा सकें, और बिकॉज डिमांड तो गाड़ियों की बढ़ती जा रही। बिल्कुल। पहले अगर 2 करोड़ लोग गाड़ी में यात्रा करते थे डेली, आजकल 3 करोड़ के आसपास यात्रा करते हैं। तो इसलिए गाड़ियों की रिक्वायरमेंट जो है वो निरंतर बढ़ती है। तो उसके लिए वो प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा था और वो 3 हिस्सों में बांटा गया। 3 मैं उस समय डिप्टी चीफ इंजीनियर था, तो 3 डिप्टी चीफ इंजीनियर्स को उसमें लगाया गया उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। वो हमने एक न्यू स्कीम डेवलप करी कि इसको कम से कम टाइम में कैसे किया जा सकता है, बिकॉज जितना कम टाइम में होगा उतना ही गाड़ियों को रोकना या गाड़ियों पे प्रभाव जो है कम पड़ेगा, यात्रियों को असुविधा कम होगी जी। तो हमने मिलके वो प्लान बनाया और उस को पूरे प्रोजेक्ट को हमने 44 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, जो कि पहले 45 डेज ऑलमोस्ट लगते थे वैसा प्रोजेक्ट डील करने में। बहुत कम वक्त में 44 डेज में किया और वो सबसे ज़्यादा दुनिया में उस समय उसके रूट्स मतलब कितनी जगह कितने रास्ते पे गाड़ी जा सकती है एक ही यार्ड में। बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, कई बार आप 1 नंबर लाइन पे जाते हैं, कभी 2 पे जाते हैं, कभी 6 पे जाते हैं, तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा पे जा सकते हैं वो। ये 1100 से ज़्यादा ऐसे रूट्स थे या मूवमेंट्स थे या पॉसिबिलिटीज़ थी। तो उसमें ये दिल्ली मेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया। बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी उपलब्धि है, ना सिर्फ रेलवे के लिए बल्कि देश के लिए भी एक बड़ा अचीवमेंट रहा है जी। यहाँ एक जिक्र करना चाहेंगे, जब भारतीय रेलवे की बात आती है, अब दौर बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफ़ी हो चुका है। आपका एक अहम किरदार रहा है, अहम रोल रहा है, क्या कुछ आपने इसके लिए किया? देखिए, मैं ये जो डिप्टी चीफ इंजीनियर की बाद और भी पोस्ट पे रहा जी। बट फिर बाद में मैं एक चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के रूप में पोस्ट हुआ 2010 में जी। उसमें मैंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑन गाज़ियाबाद कानपुर रूट का ये प्रोजेक्ट था जी। उसका मुझे चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर लगाया गया। ये KFW बैंक है, जर्मन डेवलपमेंट बैंक, उससे ये प्रोजेक्ट पूरा फंडेड था और ये फर्स्ट टाइम इन इंडियन रेलवेज़ ये वाला प्रोजेक्ट हो रहा था, जिसमें कि कम्युनिकेशन बेस्ड सिग्नलिंग, मतलब कि जो हमारी रेलवे सिग्नलिंग है, जो आप देखते हैं सिग्नल लाल हरा पीला, वो सारा ऑप्टिकल फाइबर से ड्रिवन था, कनेक्टेड था। और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का सारी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में क्या होता है कि आप एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी भेज सकते हैं अगर वो अगली स्टेशन पे नहीं गया उससे पहले ही। तो इसमें जो कैपेसिटी होती है गाड़ी को एक ही ट्रैक पे गाड़ी चलाने की, जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है जी। वो 25-30% क्षमता उसकी ऐसे ही बढ़ जाती है जी। तो वो वाला सिस्टम मैंने पूरे वहाँ पे 5-5.5 साल मेरी पोस्टिंग रही उस पोस्ट के ऊपर। वो पूरा कम्युनिकेशन बेस्ड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कहते हैं कि पहले आपने देखा होगा वो लीवर होते थे, कांटे जिसको कहते थे, भाई कांटा खींचा उसने और गाड़ी आ गई या सिग्नल लोअर हो गया, वो सब चला गया और एक माउस, कंप्यूटर बेस्ड माउस लग गया। वीडियो स्क्रीन्स हैं, अब स्टेशन मास्टर्स को जो है सिर्फ वो वीडियो स्क्रीन पे बटन दबाना है, माउस को क्लिक करना है और बाय क्लिक ऑफ अ माउस सारा रूट सेट हो जाता है और सिग्नल्स लोअर हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट किया और
इसी प्रोजेक्ट में एक सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल हमने शुरुआत की उस समय, जिसमें कि 7 स्टेशंस पे या और कई सारे स्टेशंस का कंट्रोल भी एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड हो गया जी। तो ये भी उस समय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि ये पहली बार हुआ, और उसके बाद ये बहुत प्रोलिफरेट हो रहा है। अब CTC कहते हैं इसको, सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल, ये बहुत प्रोलिफरेट हो रहा है। बेशक आपने कई अपने करियर के दौरान कई ऐसी नई चीज़ों को ईजाद किया जो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे और आम जनता के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित रही। यहाँ जिक्र करूँगी आपके अजमेर के कार्यकाल का, जहाँ आप DRM रहे। उस दौरान स्वच्छता के लिए ख़ास तौर से आपको सम्मानित भी किया गया और कई नवीनीकरण की काम की। उसके बारे में हम आपसे ही जानना चाहेंगे, कैसा अनुभव था वो? देखिए, जो DRM का अनुभव था वो बहुत ही यादगार अनुभव था। एक कि उसमें हमने बहुत सारे काम किए जिसमें कि जनरल पब्लिक को फ़ायदा मिला, एंड सेकेंडली कि वहाँ से सभी का सपोर्ट मिला जी। जनरल पब्लिक काम जो है वो हमेशा तभी अच्छा होता है जब आप तो काम करें ही, आम जनता प्लस जो आम जनता भी आपको सपोर्ट करे उस काम को, और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी आपको सपोर्ट करें। तो एक, और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सपोर्ट करे। तो एक बहुत ही क्लोज निट हमारा एक यू कैन से एसोसिएशन हो गया वहाँ पे, और उससे बहुत बड़े बड़े काम, बहुत अच्छे काम हो गए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अजमेर स्टेशन पे हमने सेकंड एंट्री प्लान करी। मैं जैसे ही DRM गया, मैंने देखा कि यहाँ पे रेलवे रोड बहुत कंजेस्टेड है जी। तो रेलवे रोड का कंजेशन दूर करना है। तो इसके लिए अगर आप सेकंड एंट्री डेवलप कर सकते हैं, एक और रास्ता स्टेशन को आने का और स्टेशन से गाड़ी लेने का, तो वो ऑटोमेटिकली डीकंजेस्ट हो जाएगा। जी। तो हमने वहाँ पे सेकंड एंट्री का प्रोजेक्ट शुरू किया, और मैंने अपने कार्यकाल में ही उसको ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन स्टेज पे ले आया था। इसके बाद आसपास के 2 स्टेशंस हैं, मदार और दोरई जी, उनको सैटेलाइट स्टेशंस के रूप में डेवलप कर दिया। बहुत खूब। कुछ गाड़ियाँ जो अजमेर से चलती थीं उनको मदार में शिफ्ट कर दिया जी। ताकि वो अगेन डीकंजेस्ट हो गया, अजमेर स्टेशन भी डीकंजेस्ट हो गया, स्टेशन इटसेल्फ डीकंजेस्ट हो गया, रेलवे रोड डीकंजेस्ट हो गई, ये सब कुछ किया। बहुत खूब। एक नई पार्किंग डेवलप करी वहाँ पे, बहुत बड़ी पार्किंग। एक आइसोलेटेड स्पॉट था, बहुत गंदा स्पॉट था जी। बहुत गंदगी रहती थी। आपने बताया कि स्वच्छता में काम किया। स्वच्छता में हमने सबको साथ में लेके ड्राइव्स लगाई, जागरूकता लाए लोगों में, बिकॉज दैट इज़ वेरी एसेंशियल। बहुत ज़रूरी है। अगर आम जनता जो है वो फिर से गंद मचाती जाएगी तो कितना साफ कोई उसमें साफ करेगा। बट सफाई करना हमारा फर्स्ट है। हमने स्टेशंस के ऊपर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग शुरू करी, जो मशीन्स के साथ जी, क्योंकि मैन पावर लिमिटेड होती है, मशीन्स बड़ी ज़्यादा काम कर लेती हैं। तो स्वच्छता में हमने इस ढंग से उसको काम किया। बहुत खूब। प्लांटेशंस करी। और कहीं ना कहीं आम जनता का स्वच्छता से जुड़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब तो वक्त बदल चुका है और हर एक भारतीय की जिम्मेदारी हो गई है। कहीं ना कहीं ये सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है और उसे ही पूरे देशवासी फॉलो कर रहे हैं। और ये वाकई ज़रूरी है कि जब हम खुद साफ़ रखेंगे तभी आसपास साफ़ सफाई होगी, वो बेहद ज़रूरी है। अजमेर के बाद आपने एक अहम जिम्मेदारी निभा ली, वो थी रेलटेल की CMD पद पर जब आप आए। एक रेलवे का अलग विभाग है, क्या कुछ जिम्मेदारियां रहीं और क्या अनुभव रहा? देखिए, ये एक और मेरी ज़िंदगी का बहुत ही यादगार टेन्योर था। CMD में एक पूरी कंपनी, ये पूरी ऑल ओवर दी कंट्री ये स्प्रेड ओवर है कंपनी, और पूरा भारतीय रेलवे का जितना ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है जी, उसको बनाना, उसको मेंटेन करना जिम्मेदारी है, और उससे और अर्निंग करनी, मोनेटाइजेशन जी,
ऑफ एसेट्स जितने हैं वो करना। तो ये जो पोस्ट थी, इसके ऊपर सबसे पहला जो मुझे असाइनमेंट मिला या यू कैन से एक डायरेक्शन दिया गया, आपने अभी बोला कि प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी, उनका स्वच्छता के लिए ड्राइव अभियान था, उनका बहुत सारे एरियाज़ में फोकस रहता है। एक फोकस था है कि जो डिजिटल डिवाइड है बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, उनको ख़त्म करना है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि जो भी कुछ है, टेक्नोलॉजी क्या लेटेस्ट है, क्या चीज़ है, उसका फ़ायदा हर एक को पहुँचे, हर रूरल एरियाज़ को पहुँचे। हमारे बहुत सारे रेलवे स्टेशंस हैं, हमारे अगर 7,000 प्लस रेलवे स्टेशंस हैं पूरे इंडिया में, तो 5,000 के आसपास रूरल एरियाज़ में। हम तो देखते हैं जयपुर या गांधीनगर रेलवे स्टेशंस को, ये तो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे हैं जहाँ पे पैसेंजर गाड़ियाँ चलती हैं और 1-1 मिनट 2-2 मिनट का स्टॉपेज होता है जहाँ रुकती हैं। और इसमें एक ख़ास बात ये भी रही कि आप इसका एक IPO लेकर आए, जो अपने आप में एक नई और एक अच्छी उपलब्धि थी। जी। तो ये वाकई आपकी, मैं कहूँगी ना कि जो आपकी खूबियाँ हैं उनमें एक खूबी और जुड़ गई। इस दौरान आपको बहुत सारे अवार्ड मिले, वो अवार्ड कौन सा था, वो सम्मान कौन सा था जो बेहद करीब रहा दिल का, जो पाने के बाद आपको लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, कुछ संतुष्टि हुई? देखिए, मैं अभी जो पहले वाला सवाल था, अभी मैं थोड़ा सा उसके ऊपर और बनाता हूँ कि वो सारे स्टेशंस के ऊपर हमने वाईफाई करना जी, और एक रिकॉर्ड टाइम में हमने देश के सारे छोटे छोटे स्टेशंस पे भी वो वाईफाई कर दिया। तो उससे जो है आम जनता को भी बहुत फ़ायदा हुआ और करीब 2.9 करोड़ पर मंथ पीपल आर यूजिंग दैट वाईफाई टुडे। हर छोटी बड़ी जगह से वो लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। जी। पहले हमने इसको फ्री रखा था, फिर बाद में हमने आधे घंटे के बाद बहुत नॉमिनल चार्ज रख दिया, बट दी यूजेज इज़ ट्रिमेंडस। जी। तो उससे आपको भी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है हाँ। कि आपने जो किया वो आम जनता को उसका फ़ायदा हो रहा है। बहुत खूब। और यही निष्ठा होती है जब हम एक ऐसा डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं जो कहीं ना कहीं देश के लिए, आम लोगों के लिए समर्पित होता है। तब जब उनको फ़ायदा हो रहा है तभी हमारे लिए होता है कि हाँ हमें संतुष्टि मिली। और वाकई ये आपके दिल के बहुत ही करीब रहा होगा। हाँ, बहुत करीब रहा। इसके बाद हमने प्रोजेक्ट्स और भी किए, जैसे एक ई ऑफिस प्रोजेक्ट किया। जी। ई ऑफिस में पूरे भारतीय रेलवे के ऑफिसेस को हमने एक ई प्लेटफॉर्म पे ला दिया। और इंसिडेंटली जब ये हम काम कर रहे थे उसी दौरान कोविड आ गया। जी जी। तो इसका बेनिफिट रेलवे वर्किंग में पूरे भारतीय रेल को हुआ, क्योंकि फिजिकल फाइल्स तो डील हो नहीं सकती थी। जी जी। लॉकडाउन लग गए थे, बट रेलवे कंटिन्यूड टू वर्क बिकॉज ऑफ दिस ई ऑफिस। और ई ऑफिस में इतना ज़्यादा उसका लोकप्रिय हो गया यू कैन से, और उसकी मतलब इतनी ज़्यादा लोगों में ईज़ ऑफ वर्किंग हो गई कि हर एक ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। आज 1.5 लाख एम्प्लॉइज़ ऑफ इंडियन रेलवेज आर यूजिंग दिस बहुत खूब सर, प्लेटफॉर्म। बहुत खूब सर। यहाँ एक जिक्र करना चाहूँगी मैं, जब रेलवे की बात होती है, सफ़र की बात होती है, और हमारी जो भारतीय फिल्में हैं, बॉलीवुड की हों चाहे वो टॉलीवुड की हों या और जो भी छोटे क्षेत्र हैं, रेलवे के बिना कुछ अधूरी सी होती हैं। जब उसमें ट्रेन दिखा जाती है तो कुछ खूबसूरत हो जाती है, और उस ट्रेन के अंदर अगर गाना होता है तो बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है, दर्शकों को भी मज़ा आता है, उन्हें अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं माइंड फ्रेश करने के लिए संगीत भी बेहद ज़रूरी है। रेलवे की इतनी जिम्मेदारियां जब आप निभा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो गुनगुनाना आपको भी भाता है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी कुछ गुनगुनाया हो जो जितना काम का वज़न है उसे हल्का कर देता हो? अगर ऐसा है, जहाँ तक हम आपके बारे में जानते हैं, तो वो है
तो क्यों ना आज हमारे दर्शकों को भी 2 लाइनें आप गाकर सुना दें। नहीं, चलिए ठीक है। ये आपने कहा कि बहुत काम का जिम्मेदारी रहती है, बिल्कुल। वो बात तो है ही। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जाती हैं। इसमें ऑफ कोर्स रिकग्निशन भी हुआ, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो उन अवार्ड्स में जो एक अवार्ड जो मेरे सबसे मुझे अच्छा लगता है, वो लगता है सबसे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरी एक इंजीनियरिंग जी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया गया। वो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ने मुझे एक एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड जी, से सम्मानित बहुत खूब। किया था 2021 में। तो वो एक अदरवाइज़ तो हमने जितने ये किए प्रोजेक्ट्स, वाईफाई किया, ई ऑफिस किया, एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किया, इन सब में अवार्ड्स दिए गए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से, मतलब PSU अवार्ड्स, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से अवार्ड्स मिले। बट ये वाला अवार्ड एक थोड़ा और ही लगा, जो दिल के मतलब करीब रहा। दिल के करीब रहा। और जैसे आपने ही बताया कि ये IPO लाए, IPO लाना भी एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था। जब स्टॉक एक्सचेंज में जाके आप यू स्ट्राइक द गोंग, तो वो IPO भी इतना सुपर सक्सेस हुआ, सुपर हिट हुआ। इट वाज ओवर सब्सक्राइब्ड 42.42 टाइम्स। वाह, बहुत खूब। तो ये सब्सक्राइब हुआ। तो उस समय भी बहुत ज़्यादा प्रेशर्स, बहुत ज़्यादा टेंशन्स रहती थी, बिकॉज देयर वर प्रेशर्स फ्रॉम वेरियस साइड्स। बट इस बीच में यस, जो रिलैक्स करता है आपको, वो गाना सुनना रिलैक्स करता है। बेशक। गाना सुनना मेरी एक हॉबी भी है। ओल्ड सॉन्ग्स, गज़ल्स, मेहंदी हसन साहब की, तो वो 2 गुलाम लाइनें अली आज साहब हमारे की। दर्शकों को भी सुनाएंगे आप? तो एक गाना जो मैं जब DRM अजमेर था, जी तो मीडिया वालों ने एक नाइट रखी थी वहाँ पे। तो भास्कर के संपादक जी थे, उन्होंने कहा कि आपको भी उसमें गाना है। तो मैंने कहा मैं तो कभी गाया नहीं है। तो कह रहे हैं आपने गाना सुनते तो होंगे। हाँ, हम सुनते हैं। जी, तो कह रहे जो गाना आपको सबसे अच्छा लगता है वो आप सोचिए मन में, और हम आपको उसके ऊपर म्यूज़िक प्रोवाइड जो है वो कर देंगे, और हमारे लोग आपकी प्रैक्टिस करा देंगे। तो वही गाने की 2 लाइन मैं आपको सुना देता हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। वाह सर, बहुत खूब। और चूंकि वक्त हमें इजाज़त देता है कि हम अपने दर्शकों से इजाज़त लें, लेकिन चलते चलते दिल के पास आपके रहने वाली हमारी भाभी जी जो हैं, उनके लिए, चूंकि उनका योगदान आपके जीवन में बहुत ख़ास रहा है, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कम शब्दों में वो आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, हमारी एक बहुत ही क्लोज निट फैमिली है जी, ये सब जिम्मेदारियां तभी हम पूरी कर पाते हैं जबकि फैमिली को संभालने के लिए द बेशक। लेडी ऑफ द हाउस इज़ वेरी स्ट्रांग एंड शी गिव्स यू अ फ्री हैंड कि ठीक है, आप बाहर जो है अपना प्रोफेशनल लाइफ देखिए, मैं घर को संभालती हूँ। वो भी एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो काम करती हैं। बट इसके साथ साथ उन्होंने बहुत अच्छा बच्चों का ध्यान रखा, बहुत अच्छा उनको एजुकेशन दिया। एजुकेशन तो खैर दोनों का ही योगदान होता है, बट पूरी उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में जी, बहुत वो अच्छा महत्वपूर्ण रोल होता है। यस, महत्वपूर्ण रोल दिया।
और मेरा बेटा जो है वो उसने कैम्ब्रिज से MBA किया आफ्टर डूइंग हिज इंजीनियरिंग, और अभी वो एक मल्टीनेशनल फर्म में बड़ा सीनियर लेवल पे है। मेरी बेटी भी एक अच्छी कंपनी में, जॉनसन्स कंट्रोल्स एक अच्छी कंपनी है दिल्ली में, उसमें मार्केटिंग में जो है वो काम करती है। बेहद ज़रूरी है अच्छी शिक्षा हाँ, और एक अच्छा घर का अच्छा माहौल जो है, और वो बिना महिला के संभव नहीं है, क्योंकि जब वो ताकत के साथ खड़े होते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सर, अब हम इजाज़त लेना चाहेंगे, लेकिन हम कम शब्दों में चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक जो अपने नौजवान साथी हैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो मन से देश के लिए काम करें, और जो भी करें उसमें ऐसा सोचें कि इसमें हमारे देश को, नेशन को क्या फ़ायदा हो रहा है। जो फीलिंग राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की के आइडिया से काम करें तो इस देश की डेवलपमेंट में बहुत सहायता होगी, बहुत योगदान होगा। हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी किसी से भी कम नहीं है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं तो यंग इंडियन इंजीनियर्स आर वर्किंग देयर, और उनकी कंपनीज को वो डेवलप कर रहे हैं। तो किसी में भी आप में क्षमता किसी भी लिहाज से किसी से कम नहीं है। तो प्लीज़ वर्क हार्ड, एंड वर्क हार्ड विद द फीलिंग टू डेवलप योर नेशन, so that the nation is amongst the top developed countries of the world. बहुत खूब Thank सर, you. बहुत खूब। मैं यही कहूँगी कि करना है तो यूँ करो जीवन का उपयोग, कि नाम तुम्हारा दोहराएं आने वाले लोग। और ऐसी ही ख़ास शख्सियत से दर्शकों आज हमारी मुलाकात हुई। फिर मुलाकात होगी किसी ख़ास शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।